Assalamu alaikum class. Today our topic is Constitutional Foundations of India Part 2. This lecture is for class BS Political Science 4th semester and the course title is Political System of Developing States. Sobia Riaz here. क्लास पिछले लेक्चर में हम इसी टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे, हम उसको कंटिन्यू करते हैं। हम देख रहे थे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम अथॉरिटी, सुप्रीम स्टेटस रखता है इंडियन स्टेट में और डिफरेंट पावर्स जो है वो डेलीगेट करता है डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट को। लास्ट में हम जो देख रहे थे वो ये पॉइंट था कि प्रेसिडेंट्स रूल क्या है। इंडिया में प्रेसिडेंट्स रूल जो है वो आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग वो प्रेसिडेंट को ये परमिट करता है कि वो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस करके डायरेक्ट कंट्रोल हासिल कर सकता है। जो स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो है अपने उसको रूटीन को कंडक्ट ना कर सके। आज हम इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और जुडिशरी, इनका क्या लिंक है। जुडिशरी इज़ द फाइनल आर्बिटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया। आर्बिटर कहते हैं फैसला करने वाला, फैसला साज। यानी जुडिशरी जो है वो ब्रांच फाइनल आर्बिटर है, फाइनल या आखिरी फैसला करने वाला इदारा है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। इट्स ड्यूटी इज़ टू एक्ट एज अ वॉच डॉग। वॉच डॉग के तौर पे इसने काम करना है, प्रिवेंटिंग एनी लेजिस्लेटिव और एग्जेक्टिव एक्ट फ्रॉम ओवरस्टेपिंग कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स। यानी जुडिशरी ने वॉच डॉग के तौर पे काम करना है किस चीज़ में, कि उसने प्रिवेंट करना है कि ऐसा कोई भी एग्जेक्टिव या लेजिस्लेटिव एक्ट जो है वो फार्मूलेट ना हो सके जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स को, उसकी बाउंड्रीज़ को पार कर रहा हो, ओवर स्टेप कर रहा हो। जुडिशरी प्रोटेक्ट्स फंडामेंटल राइट्स ऑफ पीपल एंड बैलेंसेस द कन्फ्लिक्टिंग एक्सरसाइज ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। इंडियन जुडिशरी जो है वो लोगों के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करती है और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के दरमियान पावर की एक्सरसाइज में, पावर की यूटिलाइजेशन में कोई कन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है तो उसको बैलेंस या रिजॉल्व करे, ये काम भी जुडिशरी का है। Courts are expected to remain unaffected by pressure exerted by other branches of state, citizens or interest groups. An independent judiciary has been held as a basic feature of constitution which cannot be changed by legislature or executive. जो एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है वो कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ बेसिक फीचर्स जो हैं वो पोजेस करती है जो कि चेंज नहीं किए जा सकते। अदर जो सोर्सेज हैं, ब्रांचेस हैं गवर्नमेंट की, जैसे लेजिस्लेचर है या एग्जेक्टिव है, वो उसको चेंज नहीं कर सकते उन फीचर्स को, उन बेसिक फीचर्स को जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको दिए हैं। अब हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल रिव्यू पे। इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशियल रिव्यू इज डील्ड विद इन आर्टिकल 13। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 13 है वो जुडिशियल रिव्यू से डील करता है कि Constitution is the supreme power of nation and governs all the laws of state. According to Article 13, all pre-constitutional laws
laws if they conflict wholly or in part with the constitution shall have all conflicting provisions deemed ineffective until an amendment to the constitution ends the conflict. स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कॉन्स्टिट्यूशन डिवेल्प होने या फार्मूलेट होने से पहले के जितने भी लॉज हैं, तो अगर वो मुकम्मल तौर पर या उनका कोई पार्ट, मखसूस पार्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से कन्फ्लिक्ट में या इसके अपोजिट हो रहा हो, तो ऐसी सूरत में जो कन्फ्लिक्टिंग प्रोविजंस हैं उनको इनइफेक्टिव कंसीडर किया जाएगा, उनको इनइफेक्टिव तस्वुर किया जाएगा तब तक जब तक कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके उस कन्फ्लिक्ट को ख़त्म ना किया जाए. द लॉ विल again come into force if it is compatible with the constitution as amended. अगर अमेंडमेंट के ज़रिए, अमेंडमेंट के बाद वो मखसूस लॉ जो कि अमेंडमेंट से पहले कॉन्स्टिट्यूशन से कन्फ्लिक्ट में आ रहा था उसको बाईपास या ओवर स्टेप करता हुआ हो रहा था, तो ऐसी सूरत में अमेंडमेंट के बाद अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन से कंपैटिबल हो गया तो फिर उसको एक्टिव तस्वुर किया जाएगा. Next point is laws made after the adoption of constitution must be compatible with it. यानी constitution बनने के बाद जो laws थे जो कि adopt किए गए वो constitution के बनने के बाद जो हैं वो उनकी कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, तभी वो इफ़ेक्टिव और एक्टिव तस्वुर किए जाएंगे. अदरवाइज़ उनको इनइफेक्टिव तस्वुर किया जाएगा. In such situations, the Supreme Court determines if a law is in conformity with the Constitution. इन्हें ऐसी तमाम सिचुएशंस में सुप्रीम कोर्ट जो है वो फाइनल अथॉरिटी, फाइनल आर्बिटर है कि वो ये डिसाइड करे कि लॉज जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कंफर्मिटी में आ रहे हैं. If such an interpretation is not possible because of inconsistency, the provision which is inconsistent with the constitution is considered void. यानी वो तमाम प्रोविजंस जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ इनकंसिस्टेंट हो रही हैं उनको मनसूख तस्वुर किया जाएगा. In addition to Article 13, Articles 32, 226 and 227 provide constitutional basis of judicial review. After adoption of 38th Amendment, the Supreme Court was not allowed to preside over any laws adopted during a state of emergency which infringe fundamental rights. इसमें क्या बताया गया क्लास के 38th अमेंडमेंट जो है वो उसको अडॉप्ट करने के बाद सुप्रीम कोर्ट को ये इजाज़त नहीं थी कि वो प्रिसाइड कर सके किसी भी ऐसे लॉज को जो कि एमरजेंसी की सूरत में अडॉप्ट किए गए और ऐसे लॉज जो फंडामेंटल राइट्स को डिस्टर्ब करें. Now we shall discuss about the flexibility of constitution. According to Gravel Austin, the Indian Constitution is the first and foremost a social document and is aided by its parts 3 and 4 that are fundamental rights and directive principles of state policy. These both acting together as its chief instruments in realizing the goal set by it for all the people. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पहला और सबसे पहला सोशल डॉक्यूमेंट है जो कि
जिसमें एडिशन किया गया, जिसको हेल्प आउट करते हैं। इसके पार्ट 3 और 4, 3 क्या था, फंडामेंटल राइट्स, और पार्ट 4 था डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये उसको एड फ्राहम करते हैं, उसको हेल्प आउट करते हैं। ये जो दोनों एक्ट मिलकर जब ये काम करते हैं तो चीफ इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं उन तमाम गोल्स को अचीव करने के लिए जो कि लोगों की बेहतरी के लिए, उनकी वेलफेयर के लिए सेट किए गए। द वर्डिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अब अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वोकैबलरी और उसकी वर्डिंग पे बात करें तो वो जनरल है, सिंपल वर्ड्स हैं। किस लिए? टू इंश्योर इट्स फ्लेक्सिबिलिटी, कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंजिंग करना मकसूद हो तो वो आसानी से हो सके, वर्ड्स के हेर फेर में प्रॉब्लम ना हो। राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21, right to life has been expanded to include a number of human rights, including the right to a speedy trial, right to water, right to earn livelihood, right to health, and right to education। यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 21 जो है वो राइट टू लाइफ जो है अपने पब्लिक को, अपनी आवाम को प्रोवाइड करता है, और उसको एक्सपेंड करके उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल की गई हैं, उसमें बहुत से ह्यूमन राइट्स शामिल कर दिए गए हैं, जिनमें कौन कौन से ऐड हैं। राइट टू अ स्पीडी ट्रायल, यानी अगर किसी पर कोई इल्ज़ाम है, कोई केस चल रहा है तो उसका स्पीडी ट्रायल किया जाए, बजाय इसके कि उसको रेड टेपिज्म में लटकाया जाए। राइट टू वाटर, राइट टू अर्न लिवलीहुड, यानी वो अपनी रोज़ी कमा सके, उसको खाने पीने की आज़ादी हो। राइट टू हेल्थ, उसको अपनी हेल्थ को की प्रोटेक्शन दी जाए। और राइट टू एजुकेशन, एजुकेशन हासिल करने का राइट हासिल हो। हमारा टॉपिक यहाँ पे क्लोज़ हुआ। कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो तो वो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।